हाँ, हो गई स्टार्ट। हो गई हो गई। और मुकुल जी, बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? दर्शन हो गए आपके? हम बढ़िया। आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, मेंटेन सा आपकी कर वीडियो लिया। में, वीडियो मेंटेन सा कर लिया कुछ। तो इलाज क्या है, अभी जो जो चीजें हम लॉस कर रहे थे वो चीजें गेन कर ली हमने। ये बात तो ठीक है। यही मतलब टाइम है फुल गेन फायदा करने उठा का। रहे हो? फुल फायदा उठा रहे हो एक्सरसाइज का है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ 15-20 दिन और लॉकडाउन पड़ जाए। जब मिले थे उस टाइम से हल्के दिखाई दे रहे हो काफी। नहीं, ऐसे ही लग रहा है, वो टी शर्ट हल्की पहन रखी है। चलो स्टार्ट करें हम फिर। हाँ हाँ जी, बिल्कुल जी। बताइए। तो हमारा ना मेनली पर्पस था अपने एनजीओ के रिगार्डिंग। जो हमने 2 एनजीओ बनाए हैं अभी, सेक्शन 8 कंपनी। और एक एनजीओ हमारा पहले चल रहा है, सुदर्शन। मतलब जो अपना चल रहा है, क्या नाम है, जैन सभा के नाम से है ना? सत्या सु- वेलफेयर ट्रस्ट। हाँ हाँ। तो देखो, उसमें मेनली कुछ प्रोविजंस थे जो आप समय समय पे मुझसे पूछ रहे थे। वो प्रोविजन और आज के जो नया बजट आया है 2020, उसमें काफी चेंजेस हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अब आपको अपना 12A रजिस्ट्रेशन के लिए हर 5 साल में दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। और अच्छा। ऑलरेडी ऑलरेडी जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ रखा है, 12A TG का ले रखा है, हमें उसके लिए चुप। दोबारा दोबारा अप टू 31 अगस्त तक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक यूनिक आईडी मिलेगी हमें। हम्म। एक यूनिक आईडी मिलेगी हमें। ठीक है। तो मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूँ। देखो, समझो आप स्टार्टिंग से कि रजिस्ट्रेशन एनजीओ किसी भी एंगल से हो सकता है। ट्रस्ट भी हो सकता है, सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकता है, और अपना अदर देन ट्रस्ट भी हो सकता है। तो हम्म। हमें 2-3 चीजें माइंड में डाल के उस चीज को कवर अप करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, इनकम टैक्स में जब तक हमने रजिस्टर्ड नहीं किया, 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, हम्म। तो हमारी जो भी इनकम होगी, या तो हम उसको बिजनेस की इनकम ट्रीट करेंगे, या हम्म। फिर हम उसको मार्जिनल रेट 30% पे टैक्स होगा। तो अभी हम्म। हमारे जो 2 एनजीओ सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो हमने उसके लिए अप्लाई नहीं किया है 12A के लिए। हम्म। तो अभी जो भी हमारी अर्निंग होगी, तो वो सारा सारा 30% टैक्स रेट होगा। देखो, ठीक एनजीओ है। में एनजीओ में टैक्सेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अंडर रजिस्टर्ड इनकम टैक्स, एक नॉट हम्म। अंडर रजिस्टर्ड इनकम टैक्स। अगर हम इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, तो इट्स बेटर कि हम उसको बिजनेस दिखाएं, क्योंकि बिजनेस दिखाने से उसके खर्चे हमें अलाउ मिल हो जाएंगे। अदरवाइज ठीक है। अगर हम एनजीओ की रिटर्न फॉर्म 7 में फाइल करेंगे, तो वहां पे मार्जिन रेट 30% टैक्स रेट लगता है, जो कि बिजनेस से भी ज्यादा है, जो कि ग्रोस का लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी जो भी नई एनजीओ बनी है, उन्हें उनका अप्लाई करना है 12A, ताकि हम बेनिफिट ले पाए। अब हम्म। जो नया प्रोविजन है जो रजिस्ट्रेशन करवाने का, उसकी 2-3 कंडीशनें ये है कि आपका अगर पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो भी आपको 31 अगस्त तक दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। और ठीक है। उसके बाद हर 5 साल में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब परमानेंट मिलता था पहले, अब परमानेंट नहीं मिलेगा। हम्म। 2009 के बाद परमानेंट 81 मिलना स्टार्ट हो गया था, जो भी आपको मिला हुआ है। बट हम्म। अब आपको हर 5 साल में 81 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हम्म। तो सिंपल सी बात है, जस्ट नॉलेज के लिए डाल दी मैंने आपकी नॉलेज में, कि हमें अभी 2 सेक्शन 8 कंपनी का अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो कुछ नॉर्म्स है जो हमें अपने ट्रस्ट में फॉलो करना चाहिए, जो हमारा एनजीओ है उसमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है अंडर इनकम टैक्स, मैं जो भी रजिस्टर्ड की डेफिनेशन बोलूं आप समझना, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स मतलब 12A। अगर हाँ हमारा ठीक है। जैसे हमारा हमारा जैन सभा वाला रजिस्टर्ड है, हम्म। अब रजिस्टर्ड नहीं होता तो हम किसी से कोई भी डोनेशन लेंगे ना 50,000 से ऊपर का, हम्म। तो वो 30% टैक्स रेट पे था। चाहे हम प्रॉपर्टी लेते, चाहे हम गोल्ड लेते, चाहे हम कैश लेते, तो वो 100% आपका जो भी अमाउंट आएगा 50,000 से ऊपर की, वो 30% टैक्स रेट था। मतलब 50, अगर हम 12 में रजिस्टर्ड हो गए, तो हमारी स्लैब रेट जो एप्लीकेबल है वो है। उसके साथ आपको 85% अप्लाई करना पड़ता है फंड का। आपने मान लो इस बार
2 प्रॉपर्टी ले ली 1-1 करोड़ की, आपको किसी आपके ग्रुप के, आपके समुदाय के लोग ने आपको गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, 1-1 करोड़ की 2 प्रॉपर्टी, प्लस हम्म, आपको 1-1 करोड़ रुपए कैश में आ गए। हम्म, अब जो आपकी प्रॉपर्टी आई वो 80% में अप्लाइड होती है, 85% में। तो आपको वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो सेक्शन है उसमें एप्लीकेशन 11(5) में वो एप्लीकेशन में यूज हो जाता है पैसा। मतलब वो एप्लीकेशन हम्म, अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आई है, प्रॉपर्टी वो एप्लीकेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अदरवाइज आपके पास जो भी पैसा आता है वो 2 तरीके से पैसा आता है। एक तो होता है कॉर्पस फंड और एक होता है अदर देन कॉर्पस फंड। आपको पता है दिनेश जी, कॉर्पस फंड और अदर देन कॉर्पस फंड क्या होता है? पर्पस फंड तो ये होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम पैसा लेते हैं। सर पता है आपको? हाँ जी। आपको कॉर्पस फंड, अदर देन कॉर्पस फंड पता है क्या होता है? कॉर्पस फंड से मेरे हिसाब से तो ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेते हैं। यस 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 यस। देखो कॉर्पस फंड जस्ट ये है कि सामने एक एक लाइन में अगर मैं डेफिनेशन दूं कि सामने वाला जब डोनेशन दे रहा है तो उसको पता है कि मैं डोनेशन किस पर्पस से दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। अगर उसको पता है मैं डोनेशन किस पर्पस से दे रहा हूँ और उस पर्पस से यूज होगा तो वो कॉर्पस फंड है। जैसे हम इसमें नॉर्मली हमने अपने क्लाइंट्स को रेफर करते हैं, जब भी कॉर्पस फंड में आपको कोई अमाउंट लेना होता है तो आप उसके लिए ना एक रिसिप्ट बनवा लो कि हमें इस पर्पस से, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए या इसके लिए, और उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि हमें इतने टाइम पीरियड में यूज करना है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हमें यूज करना ही करना है। वो आपका ठीक टर्मोलॉजी है, है। बट कॉर्पस फंड को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती 85%। वो आपका फ्री है। हम्म, अदर देन कॉर्पस फंड, जिसको हम 2 डेफिनेशन में डाल सकते हैं, एनोनिमस डोनेशन और अदर देन। एनोनिमस डोनेशन मतलब आपको पता ही नहीं है किसने डोनेशन डाल दिया आपके बैंक में। हम्म, जैसे मैं एग्जांपल मानूं, आप मंदिरों में देखते हो, मंदिरों में लोग डाल के चले जाते हैं, भाई साहब मेरा इतना ब्लैक मनी है, ये लोग, भाई भगवान मेरे को माफ करना, मेरे पापों को माफ करना। अब पता नहीं कितना कितना मंदिरों में पैसा आता है, तो किसका लिखा तो होता नहीं ना किसने पैसा दिया है। हाँ, तो नॉर्मली मंदिर तो चलो एग्जाम कैटेगरी में है, उनका अपना अलग कंडीशंस है, बट मैं आपको नॉर्मली बताऊं, चैरिटेबल जो हमारा इंस्टीट्यूट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए अगर हमारे पास जो पैसा आता है उसका 85% हमें एप्लीकेबल करना पड़ता है उसी साल। अगर हमें ठीक नहीं है। किया तो नहीं तो फिर वो नॉर्मल टैक्सेशन में आ जाएगा। ठीक और है। अब 15% तक आप बचा सकते हो। अब एप्लीकेशन में दो, अगर बाई चांस इसमें एक ये भी है इसका ना, एक सब अब इसमें एक रूल आया, इसमें इनकम टैक्स में एक क्लोज ये भी है कि बाई चांस आप यूज नहीं कर पाते हो कोई पैसा, तो हम्म, आप एक नॉर्मली एक फॉर्म होता है, उसमें फाइल कर दो कि ये पैसा मेरा अनयूज्ड है और मैं इतने टाइम में ये पैसा यूज कर लूंगा। वो एक लाइक एफिडेविट, लाइक मतलब है, एक फॉर्म है, वो आपको फाइल करना हम्म, पड़ता है। वो आप फॉर्म अगर हम्म, फाइल कर देते हो इनकम टैक्स में, तो आप उसको बता सकते हो कि हम्म, मेरा पैसा यूज नहीं था, बट मैं 5 साल बाद ये पैसा यूज कर लूंगा। जैसे एग्जांपल हम्म, मैं आपको बताऊं, एप्लीकेशन ऑफ मनी में हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। एप्लीकेशन हम्म, ऑफ मनी में हम जो हमारा ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं पैसा। हम्म, काफी और चीजें भी हैं। हम्म, तो सिंपल सी अगर मैं बोलूं, जो हमारा एनजीओ है वो पूरे साल में जितना भी पैसा आता है अदर देन कॉर्पस फंड, उसका हम्म, 85% हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर हमने 85% से कम यूटिलाइज किया है तो वो पैसा हम्म, टैक्सेशन में चला जाएगा, उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है। और अगर हम देखें तो हम इसमें क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम उसको मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें एफडी करवाना, अगर बैंक में आप एफडी करवाते हो तो उसको एप्लीकेशन नहीं कहेंगे हम। अगर आप बैंक में एफडी करवाते हो तो हम उसको एप्लीकेशन नहीं कहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड जहाँ है कि जिस पर्पज से आपने फंड को यूटिलाइज किया, मतलब जिस पर्पज से लिया आप उसमें यूटिलाइज करो अपने पर्पज से। और एक जैसे मिनट दोबारा से एग्जांपल, बताना जी, दोबारा में वो आवाज कम करने से अगर लगा था। देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड ये होता है, आप पूछोगे 85% हम किस किस चीज में पैसा लगा सकते हैं, आपका एक क्वेश्चन आ हम्म, सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा हम्म, कि एप्लीकेशन ऑफ फंड एफडी में इन्वेस्टमेंट करना एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं है। ठीक है। बैंक में बैलेंस रखना एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन फंड है, सिंपल सी बात है, आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव जिस पर्पज से बना है एनजीओ, उस पर्पज में यूटिलाइज करो। ये हो सकता है हम्म, कि आप दूसरे एनजीओ को डोनेट कर कॉर्पस, सकते हो। कॉर्पस और नॉन कॉर्पस दोनों में। नहीं देखो, नहीं, मैंने आपको, कॉर्पस तो कॉर्पस तो आपका नॉन टेम्प्ट है, कॉर्पस। उसमें तो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना, क्योंकि कॉर्पस तो पहले दिन से उसमें आपका एफडी उसी कर पर्पज से सकते यूज हैं, किया गया था। मतलब कॉर्पस का उसमें एफडी ऑब्जेक्टिव, कर सकते हैं। आप कॉर्पस को तो किसी पर्पज, देखो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की कहाँ जरूरत हम्म, पड़ती है। कॉर्पस तो पहले ही एग्जाम्प्ट हो चुका है। अब एनोमियस डोनेशन और नॉर्मल डोनेशन की बात कर रहे हैं, उसको हम 85% तक हमें करना पड़ेगा। हम्म, अगर हम 85% तक नहीं करते हैं तो उसमें दिक्कत है। हम्म, तो ये है एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, हमारे
एनजीओ में हम कोई भी खर्चा करते हैं तो हम उस खर्चे को 10,000 से ऊपर कोई भी खर्चे को हम कैश में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एवरी एक्सपेंस शुड बी बाई बैंक। 10,000 से ऊपर एक दिन में? एक दिन में। हेलो, राइट, एक बिल्कुल दिन में? राइट। हैं? एक दिन में, एक दिन में, बिल्कुल राइट। मैंने एक आपको दिन एक में या एक ट्रांजेक्शन? एक दिन एक में। दिन में? यस। अच्छा, एक दिन में नहीं का 10,000 से? मैं आपको 1 हाँ, लाख रुपए देंगे तो मैं 10 दिन में तो आपको दे सकता हूँ ना 10,000 रुपए। नहीं वो तो आप सब्स्टिट्यूट मत निकालो। वो तो मैं समझ गया। देखो हमें मैनली गाइडलाइंस पे है, देखो उसका सोल्यूशन तो आप कैसे भी तोड़ मोड़ के निकाल सकते हो। मैक्सिमम आप अपने अकॉर्डिंग कितना निकाल लोगे इनटू द 360 365 दिन। बट वो नहीं, हमें उस हाँ, कैलकुलेशन पे नहीं आना है। हमें जब चीज लो ये है कि आपके खर्चे दो तरह के खर्चे अलाउ नहीं होंगे। पहले खर्चे, अगर आप कोई खर्चा करते हो उस पर टीडीएस नहीं काटते हो। अगर आप जैसे मुकुल गर्ग अपने एडवोकेट अपने सीए को पेमेंट कर रहे हो एनजीओ से और आप उस पर टीडीएस नहीं काट रहे हो तो वो आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा, जो कि पहले की लो नहीं था, अब लो है ये एनजीओ में। आपको कोई भी खर्चा करना पड़ेगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। और दूसरा, आपको कोई भी खर्चा कैश में नहीं करना है। तीसरा, आपको कोई भी पेमेंट जो आप कर रहे हो वो आप जो ट्रस्टी है उसको अगर आप कोई सैलरी कोई रेमुनेशन दे रहे हो तो वैसे तो नॉर्मली ट्रस्ट में हम लिखते हैं कि हम नहीं देंगे नहीं करेंगे, बट मैं आपको बताऊं फेयर वैल्यू पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। फेयर वैल्यू पे देखो इसके लिए सेक्शन ना 13 काम करती है। देयर इज एनजीओ ट्रस्ट में तीन सेक्शंस हैं, 11, 12 और 13। 11 नॉर्मली आपको बताता है पैसे पूसे कहाँ क्या है। 12 आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए वर्कआउट करता है। 13 आपके लिए नॉर्मली इसमें वर्कआउट करता है कि आपको आप अपने जो मैनली ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी आप भी खुद मैनली मैं बताऊं हर एनजीओ में हर ट्रस्टी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। आपको करेक्ट एक बात बताता हूँ मैं आपको, वो क्यों घूमता है? क्योंकि वो दिखाता है कि ट्रस्ट के पर्पज से यूज हो रही है हर चीज। बट क्या वो फेयर वैल्यू पे थी? क्या जो ट्रस्टी पैसा ले रहा था वो फेयर वैल्यू पे ले रहा है? इस पे क्वेश्चंस आ सकता है और आगे कैलकुलेट हो सकता है। जैसे एग्जांपल, हम जब भी रिवनल के लिए जाएंगे ना एटीसी टोल पे, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखेगा कि आपने रेमुनेशन दिया है, लाओ एक लिस्ट लेके आओ, तो वो लिस्ट दिक्कत रहेगी। और मैं बताऊं एक नया प्रोविजन और भी आया है जो आपको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। आप किसी से भी डोनेशन लेते हो तो उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, उसका नाम जरूरी है, जो कि पहले नहीं था। कितनी भी डोनेशन ले जाए? यस। अच्छा। अब आपको मैं बता दूं, एक टाइम इनकम टैक्स ने प्रोविजन बना दिया है। क्या चीजें कह रहे हो सर? नेम, पैन नंबर एंड आपका एड्रेस। आपको मैं चीज बताऊं, 80 आपको गिरीश जी आपको 80G का पता है क्या होता है? 80G थोड़ा सा बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ। नहीं, नहीं। 80G होता है कि अगर आपके एनजीओ 80G में कवर होता है, मैं आपके एनजीओ को पैसा देता हूं तो मेरी तो उसका जो 50%। डोनेशन देने वाले की 50% पे टैक्स माफ हो जाएगा। यस, उसके लिए गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी निकाली है अभी आफ्टर 3 मंथ या लॉकडाउन के बाद एक पॉलिसी आ जाएगी कि आप आपके एनजीओ को जिन्होंने डोनेशन दिया है उनकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और जो क्लेम करते हैं ना अपने आईटीआर में 80G, उनके ऑटो पॉपुलेटेड होगा। ऑटो पॉपुलेटेड मतलब? ऑटो पॉपुलेटेड अपने आप जैसे दिख टीडीएस, जाएगा वहां पे। टीडीएस वो जमा करवाते हैं जैसे सैलरी का, तो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हो जाता आपके 26 ईयर्स में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक आने है वाले ठीक है। टाइम में जैसे एग्जांपल आपने दिखा दिया कि मैंने 5 करोड़ रुपए इन लोगों से, क्योंकि कहीं ना मैं आपको बताऊं, देखो देयर इज 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वन इज रिलीजियस, सेकंड इज चैरिटेबल। हाँ। जो रिलीजियस में होता है वो नॉर्मली बिना नाम के डोनेशन आता है, एनोनिमस डोनेशन जिसको हम बोलते हैं, कि मतलब जो पता ही नहीं होता किसका पैसा आ गया है। ओके, इसमें रिलीजियस में जंप्ड भी कर रखा है। और नॉर्मली जो चैरिटेबल है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होता है, उसमें नॉर्मली मार्जिन रेट से टैक्सेबल होता है, जिस पे नाम नहीं होता, डिटेल नहीं होती है। और नॉर्मली जैसे एग्जांपल एनजीओ क्या करता है, एनजीओ दिखाता है मैंने 5 लाख रुपए डोनेशन लिया है, और एक्चुअल में जो क्लेम करने वाले होते हैं वो 10-10 लाख रुपए अपने अपने आईटीआर में रिसिप्ट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। कहीं ना कहीं एनजीओ अगर दिखाएगा कि मैंने इन लोगों से पैसा लिया है, तब उसको डिडक्शन मिलेगी, और सामने वाले को भी डिडक्शन तभी मिले अपने आईटीआर में इनपुट क्रेडिट, या आप इनको बोल सकते हैं कि जो डिडक्शन मिलेगी 80G के अंदर, वो तभी मिलेगी जब आपका ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। अगर ऑटो पॉपुलेटेड होके नहीं आएगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो कब से होगा ये भी होगा, मतलब एक्ट में पास होगा, मतलब प्रोसीड हो गया है ये, अभी फॉर्मेट नहीं आया है। आफ्टर क्वार्टरली रिटर्न फाइल हुआ करेगी इसकी, मैं आपको बताऊं। अभी क्या प्रूफ नहीं होता है मतलब उनको वो एग्जाम लेने के लिए अभी तक? क्या? अभी तो एक आपको अगर पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि कैश में अलाउ नहीं होता, बैंक से पेमेंट होना चाहिए और आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए।
और एनजीओ के एंगल से एनजीओ में जितने भी डोनेशन की लिस्ट है उसमें वो लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि कल ना बाई चांस अगर ये को लगे कि जैसे मैं आपके एनजीओ को डोनेट कर रहा हूँ और बाद में मैं अपने अपने रिटर्न में 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए दिखा रहा हूँ, और बाद में एओ आपसे कंफर्मेशन कर सकता है कि भैया इसने 10 लाख रुपए दिए थे, तो लाओ उसका, मेरे से पूछ सकता है बैंक का प्रूफ लेके आओ। तो मोटा मोटी दो ही चीजें चाहिए होती है, एक तो रिसिप्ट प्लस आपका बैंक का प्रूफ। रिसिप्ट पे आपका एटीसी नंबर और पैन नंबर वगैरह डिटेल होनी चाहिए एनजीओ को, वो आपको पता ही है रिसिप्ट का फॉर्मेट नॉर्मली जो होता है। नहीं, एक बार मतलब वो डिटेल होनी चाहिए पहले रिसिप्ट कि फॉर्मेट में नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, रिसिप्ट का सीरियल नंबर में होना जरूरी नहीं है। एक एनजीओ के लिए 50 बंदे मार्केट में जा सकते हैं डोनेशन लेने के लिए, तो 50 ठीक बंदों है। के पास रिसिप्ट अलग अलग हो सकती है, तो सीरियल नंबर मैंडेटरी नहीं है। पहली बात, सीरियल नंबर देखो मेरे बात ये हो सकता है कि एक ए के पास A1 से रिसिप्ट हो, बी के पास B1 से हो, ऐसा हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में उठा लो मतलब मैं कह रहा हूँ हो सकता है 50 बंदों के पास अलग अलग सीरियल चल रहे हो, ये हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सीरियल नंबर एक ही मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्या बताओ प्रैक्टिकल पॉसिबल है? एक एनजीओ के लिए अलग अलग रिसिप्ट अलग अलग लोगों के पास होती है, प्रैक्टिकली ठीक है, पॉसिबल सही नहीं है बात। कि सीरियल वाइज काटें। तो रिसिप्ट अलग हो सकती है। सेकंड, आपकी रिसिप्ट में 3-4 चीजें जरूरी होती है। आपका एनजीओ का पैन नंबर, आपके एनजीओ का रजिस्टर्ड नंबर, आपके एनजीओ के जो ट्रस्टी साइन करेगा, आपके जो जो डोनेशन दे रहा है उसके साइन होंगे, आपकी अमाउंट जितना आप डोनेशन दे रहे हो, और आपके ऑब्जेक्टिव। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कॉर्पस फंड और नॉन कॉर्पस फंड में डिफरेंस क्या होता है। कॉर्पस फंड फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन, कहाँ फंड होगा, आप किस पर्पस से दे रहे हो। क्योंकि तो गवर्नमेंट सिंपल सा ये कहना चाह रही है कि भैया आप जो पैसा ले रहे हो वो कहाँ यूटिलाइज करोगे। अगर यूटिलाइज है तो मुझे बता दो कहाँ यूटिलाइज करोगे। कॉर्पस हो गया, अगर आप बोलोगे मैं डोनेशन ले रहा हूँ बट ले ही रहा हूँ, बस पता ही नहीं कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, और वो कहाँ आपको गवर्नमेंट दे रही है ना 15%, आप रखो अपने पास हर साल 15% ऐड करते रहो, बट आपको 85% कहीं ना कहीं अप्लाई करना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको कॉर्पस फंड और नॉन कॉर्पस फंड की रिसिप्ट एक हो सकती है या दोनों की अलग होंगी? कोई ऐसा रूल नहीं है, अलग अलग भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। जस्ट इसके लिए कॉर्पस के लिए मैं आपको अगर 3 वर्ड में आपको समझाऊं, कॉर्पस में जब भी देने वाला है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, चलो आपको, मैं आपके एनजीओ को पैसे दे रहा हूं 5 लाख रुपए कि दिनेश जी ये आपके एनजीओ में काम होना चाहिए, आपके एनजीओ में ये चीज होना चाहिए, आपके एनजीओ में ठीक मतलब है। यहाँ पे एक कमरा बन जाना चाहिए, उस कमरे में जो भी बुजुर्ग लोग आए उसके लिए बैठने के लिए, तो वो 1 महीने में बन जाना चाहिए, विद इन 1 मंथ। हाँ जी। दिनेश जी बोलते हैं कि 1 मंथ में बना दें, कोई दिक्कत नहीं मुकुल जी, बस आप हम पे मतलब हमारे साथ चलो और मिलके चलो, हमें ये सोशल काम करना है। मगर डन सर। बस दे दो। अब हाँ, दिनेश जी कहते हैं तो लॉकडाउन आ गया सर, अब तो 3 महीने तक तो मिस्त्री मिलेगा ही नहीं हमें, तो कॉर्पस के लिए दिनेश जी को मेरे से दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी कि यस मुकुल जी बताओ आप क्या अभी ऑथराइज कर रहे हो, हमें 3 महीने आगे बढ़े हैं। अगर मैं बोलता हूँ नहीं सर मेरे को तो 1 महीने में चाहिए, मेरे पास पैसे वापस दो, आप समझ रहे हो, चैरिटी वापस नहीं ले सकते पैसा, बट कॉर्पस में यह है कि देने वाले पे डिपेंड, राइट देने वाले के हाथ में ही होगा सब कुछ। अगर आपने चैरिटी में कुछ भी दे दिया तो वापस नहीं होता पैसा, बट मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डोनर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, दैट इज कॉर्पस। क्लियर है गिरीश जी? ठीक तो है। कॉर्पस में इसका मतलब ये हो गया ना, मतलब कॉर्पस में अगर हम पर्पस लिखते हैं तो रिसिप्ट पे उसका टाइम भी लिखा होना चाहिए। नहीं मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब मैं बोलूँ, एग्जाम्पल में मतलब मैं कह रहा हूँ ये पीले टाइम कलर का की होना, अगर हम बात करें नहीं तो मैं टाइम का एग्जांपल दिया था अभी आपको, मैं अब कलर का दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो दीवार होनी चाहिए येलो कलर की होनी चाहिए, इसलिए मैं डोनेशन दे रहा हूँ। आपने बोला येलो जी। कलर मिल ही नहीं रहा, ब्लैक कलर करवा दें। मैं कहा सर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मेरा मेरा जो मैंने दिया है, मैंने मेरे ऑब्जेक्टिव से दिया था, मेरा ऑब्जेक्टिव आपने अचीव ही नहीं किया, तो सॉरी ये मतलब इट इज नॉट। फिर आप समझ रहे हो वो डेफिनेशन क्या है, डोनर के अकॉर्डिंग डोनर ने डिसाइड किया ये काम करवाना है, वो दैट इज कॉर्पस। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि डोनर ने एक ऑथराइजेशन दे दी कि भी ये काम करना है, हम्म। बट हमारे पास कहाँ है वो ऑथराइजेशन? किस लिखित रूप में है? रिसिप्ट में या रिसिप्ट पे कोई लेटर में? रिसिप्ट पे ले लो, लेटर पे ले लो। नॉर्मली क्या करते हैं जब जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लेटर लेते हैं। आपने कभी सुना हो कि यार सर इतना फंड यहाँ से वहां करवाना है, मुझे एग्जांपल मुझे फंड प्रोसेस करवाना है मेरे एनजीओ में, या मुझे कुछ चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं आप हाँ एक हाँ। अपने 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 कंपनी से एक लेटर लिखवा के दो कि आप इतना डोनेशन देना चाह रहे हो, हाँ जी। दैट इज दैट लेटर। कि आप पैसा देना चाह रहे हो वो भी एक लेटर होता है। मतलब वो और आप पूरी एनजीओ से भी ऑथराइजेशन आगे किस पर्पज में दे रहे यस हो, कितने टाइम यस के लिए दे रहे हो। यस यस कहाँ बिल्कुल बिल्कुल। यूटिलाइजेशन होता है। और अगर अगर कॉमन यूज है तो हम रिसिप्ट में लिख सकते हैं। हाँ 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 हाँ। भाई देखो जैसे 3 आप तरह के भंडारे वाली बात करें, हाँ। भंडारे की है कि भाई भंडारे चलेंगे उसमें यूज करना है, तो हम्म। उसमें लिख दिया भंडारा पर्पज, तो उसमें टाइम की वो नहीं है भाई, भंडारा एक अकाउंट है उसमें चलता रहा। यस 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 पर्टिकुलर बिल्कुल कोई एक ऐसी चीज है जिसमें टाइम की बाउंडेशन होनी चाहिए, तब वहां लेटर की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, टाइम के लिए नहीं, कुछ भी हो सकती है कंडीशंस, डोनर कोई भी कंडीशन लगा सकता है।
वो बोलता है कि सुबह की पूजा मेरी तरफ से होनी चाहिए मंदिर में, उसके लिए बिल्कुल पैसे दे रहा हूँ मैं। ठीक बात, आप समझ रहे हो ठीक ना? है ठीक है, तो बिल्कुल। नॉट ओनली अच्छा सर, इसमें कोई भी अगर नहीं है, हम इसमें पहले ही मतलब मैं बीच में डिस्टर्ब करूं तो, जैसे मान लिया हम प्रॉपर्टी का भी केस चल रहा है हमारा, तो प्रॉपर्टी का मेन आता है हम्म कि किसी ने प्रॉपर्टी डोनेट कर दी हम्म कि भाई ये प्रॉपर्टी पे आप स्थानक बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, और हम हम्म उसकी रजिस्ट्री कुछों की करवा रहे हैं, कुछों की नहीं, और कुछों की बिल्कुल नहीं। किसी की पावर ऑफ अटॉर्नी है, किसी की रजिस्ट्री है, और किसी का कुछ है। अमाउंट की डिक्लेरेशन वहां पे कहाँ आएगी कि हमने प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ की है लेकिन 1 लाख रुपए का वो बनवा लिया पावर ऑफ अटॉर्नी? हम्म। तो वहां अमाउंट हम कहाँ खोलेंगे और कितनी खोलेंगे? मेरी बात समझना, ये आपका प्रैक्टिकल इश्यूज है। मैं आपको प्रैक्टिकल इशू स्टार्टिंग से बताता हूँ। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको बोला था मैं रजिस्ट्रेशन की जब भी बात करूं तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कंपनी बना लेना, रजिस्ट्रेशन का मतलब इनकम टैक्स में बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन। इनकम तो टैक्स में आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यू कैन टेक एनी, जैसे मैं आपको बताऊं इसकी है 56 to 10, मतलब मैं सेक्शन रेफर नहीं करना चाह रहा था क्योंकि कंफ्यूजन होगा, मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। आपको कोई गिफ्ट दे देता है, अगर आप रजिस्टर्ड हो तभी गिफ्ट ले सकते हो सर। अगर आप रजिस्टर्ड हो नहीं हो तो आप गिफ्ट ले लिया तो आपका भाई साहब देने वाला भी कहाँ, मतलब उसकी भी तो लगेगा और आपके भी लगेगा, क्योंकि आपको अलाउ नहीं है और वो उस पर पूरा पूरा टैक्स लग जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करें आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर जी रजिस्ट्रेशन आपने प्रॉपर्टी ली। पहली बात, प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। पहली प्रॉपर्टी देने वाले को, जो देने वाला है क्या वो दे सकता है? एग्जाम्पल, मुकुल गर्ग के पास दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे है, मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसका ओनर हूं, मेरे नाम से रजिस्ट्री है। सेकंड प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे नाम पे पावर टर्नी है या मेरे पास अधिकार है, मेरे पास कब्जा है, मेरे पास लॉट ऑफ थिंग्स होती है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हुए, कुछ भी हो गया मेरे पास, मतलब रजिस्ट्री नहीं है मेरे हाँ नाम जी, से। ओनली टू सिचुएशन। पहली हाँ जी, सिचुएशन, जब मेरे नाम पे रजिस्ट्री है तो मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास राइट है। अब जब मेरे पास नाम पे रजिस्ट्री नहीं है तो उस चीज को मैं आपको कैसे दे सकता हूँ जब वो मेरी पक्के में चीज ही नहीं है? बिल्कुल। तो वो मैं देने का राइट नहीं रखता और एनजीओ वो लेने का राइट नहीं रखती है, क्योंकि एनजीओ प्रूव नहीं कर पाएगी इस बंदे ने नहीं, कैसे जहाँ दे दिया दूसरी आपको। जगह पावर पावर ग्रिड नहीं होती है दूसरी जगह, तो वो उसकी हम्म। मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? सो देखो, पावर टर्नी पे फाइट हो सकती है। हम्म, आप बताओ, फाइट हो सकती है नहीं हो सकती है? क्या होनी तो पावर, चाहिए। एक एक देखो, आपने भी कई इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी वगैरह कहीं कर रखा होगा, मुझे बताओ, पावर टर्नी की प्रॉपर्टियां परचेज करते हैं लोग? बहुत कम करते हैं। करते पावर टर्नी की प्रॉपर्टियां तब परचेज करते हैं जब बंदा अगर सेफ फील करे कि यार मैं उसके पैसे रिकवर कर लूंगा उस चीज से। मतलब हैं। अगर आपको लगता है पावर टर्नी, एक स्टैम्प पेपर पे पावर टर्नी बना ली और हमें उस पर राइट मिल गया प्रॉपर्टी पे, नहीं, कुछ इट्स जगह नॉट। रजिस्ट्री है ही नहीं ना, जैसे मेरे मॉल की रजिस्ट्री नहीं आज तक भी। नहीं देखो, तो वो मैं समझ रहा हूँ, आप उसको ना किसी भी तरह से अगर ट्रांसफर कर, आपके नाम पे है हाँ, तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आपके नाम पे नहीं है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब आप कह रहे हो कि मेरे यहाँ मॉल में मेरी प्रॉपर्टी है, उसको मेरे नाम से रजिस्ट्री नहीं है, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्मेट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ होता है जिससे आपका पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल आपके वर्चुअल ऑफिस आज बहुत चलते हैं, जैसे मॉल का आपने एग्जांपल लिया, तो उनपे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, तो ऑथराइज होता है कि बंदा ओनर है, तो वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास ओनरशिप है तो ही आप डोनेट कर सकते हो। अगर आपके पास ओनरशिप नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो रजिस्ट्री हो, तो ही आप ट्रांसफर कर पाओगे, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। अब आते हैं एनजीओ के तो एंगल उसका से। कोई टैक्स, उसका टैक्स से वो तो नहीं बनेगा ना, कुछ टैक्स का तो चेक करनी पड़ेगा ना। पर देखो, एनजीओ को पैसे मिल रहे हैं तो एनजीओ को तो कभी है ही नहीं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कोई दिक्कत ही नहीं है। बट एनजीओ को दिक्कत आ सकती है। एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, अगर हमारे नाम से रजिस्ट्री, मेरे मुकुल गर्ग के नाम से रजिस्ट्री और मुकुल गर्ग ने दे दी, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे मेरे नाम से रजिस्ट्री नहीं है, मैंने दे दी, अब मैंने एनजीओ को दे दी है। अब एनजीओ, जैसे जो इनका क्वेश्चन था गिरीश जी का, कि वो मैं अपनी बुक्स में कितनी अमाउंट पे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? गिरीश जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है, आ रही है। अच्छा, मैं आ ये रही है कह जी, रहा था, जो गिरीश जी का आ रही है क्वेश्चन था, आवाज। एक गिरीश जी का क्वेश्चन था कि मैं उस, जो मेरे को आ रही है प्रॉपर्टी मुकुल जी के यहाँ से, दो तरह की प्रॉपर्टी आई थी, एक तो मुकुल जी के नाम पे रजिस्टर्ड थी वो आई थी, एक मुकुल जी का पावर टर्नी थी वो आई थी। अब मैं उसकी वैल्यू क्या दिखाऊं? वैल्यूशन कर सकते हो आप, वैल्यूशन कर सकते हो आप वैल्यू के लिए, लेंगे सर, चाय वैल्यूशन कर पियोगे सकते। सर? नहीं 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 सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कह रहा हूँ आप वैल्यूशन कर सकते हो, उसके लिए आप सिविल वैल्यूअर से वैल्यूशन करवा सकते हो
और आप उसकी एक्चुअल जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको आप अपनी बुक्स में दिखा सकते हो। गिरीश जी, आपके क्वेश्चन का ये रिप्लाई है। बट जब भी आप प्रॉपर्टी आपको यहाँ गिफ्ट आती है, आपको कोई डोनेट करके जाता है, तो प्लीज ऑन सेम डेट यू हैव टू मेंशन इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। और जो आप जो ईयर एंड पे क्लोजिंग में आपकी जो बैलेंस शीट बने, तो आप उसमें प्रॉपर वो अमाउंट डालें और अपने शो आउट करें। इस केस में मतलब उतनी ही इनकम दिखाएं, उतना ही एक्सपेंस दिखाएं। हाँ, जितनी आपकी फेयर एफएमबी है, एफएमबी आपने वैल्यूएशन जो करवाया सिविल इंजीनियर से। अब इसमें एक क्वेश्चन ये ठीक है। आता है कि किसी ने परचेज करके दी, जैसे मान लो मैं हूँ, अब मेरा मन आया कि ऋषि को एक आपके एनजीओ को एक वो देना है, मुझे प्रॉपर्टी परचेज करके देना है। तो अब प्रॉपर्टी मार्केट में परचेज होती है ब्लैक व्हाइट में, दोनों में। जैसे एग्जांपल में मान लो मेरे यहाँ की एक प्रॉपर्टी है, इसकी रजिस्ट्री वैल्यू है 5 लाख रुपए और एक्चुअल वैल्यू है 50 लाख रुपए। तो रजिस्ट्री कितने की होगी? 5 लाख की। तो मुझे बुक्स में 5 लाख ही दिखाना पड़ेगा सर, क्योंकि आपको आप या तो उसकी आप जैसे 50 दिखाओगे ना, तो वैसे ही मेरे पास पहुंच जाएंगे मुकुल जी। बाकी पेमेंट आपका आपको 45 लाख रुपए आपने कहाँ से दिए, दिए नहीं दिए, या वो मतलब क्यों ऐसा था कि वो पैसा कहाँ चला गया, आप समझ रहे हो? मैचिंग कंसेप्ट है। सिंपल सी बात है कि आपको एक्चुअल एफएमबी और कॉस्ट, आपको अगर जहां पे आपको कॉस्ट नहीं है तो वहां पे एफएमबी दिखाना पड़ेगा, आपको इलाज नहीं है। और गिरीश जी कोई क्वेश्चन आपका? लगता है गिरीश जी चले गए, लगता है। नहीं नहीं, यही है। अच्छा चलो बताओ बताओ दिनेश। पुराना मैटर गिरीश, मैं ना जैसे आपके आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे ना, मैं क्लोज कर दूंगा रिकॉर्डिंग, फिर आप पूछ लेना दिनेश जी। अगर कोई अपना वैसा हो कोई पुराना मैटर, आप मतलब अभी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, कोई अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, आपके क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उस जैसे एंगल हम से मैं आपको जैसे मैगजीन चला रहे हैं, हाँ अपने मैगजीन के लिए जो पर्चियाँ काटी है, ये मैगजीन लाइफ टाइम के लिए चलाता है, तो वो लाइफ टाइम के लिए वो एप्लीकेबल है ना? वो क्या चीज है? हमने दोबारा लोगों की बोल। पर्चियाँ काटी हाँ। 1100 की हम्म। पहले, और उस हम्म। मैगजीन के नाम के लिए मैगजीन ये लाइफ टाइम के लिए एप्लीकेबल है ना वो? सर मैगजीन कौन से एनजीओ में रजिस्टर्ड है? एसएच जैन सेवा वेलफेयर ट्रस्ट। आज जिसका 80/12 हो रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, हो रखा ओके है। ओके डन है। ठीक है। वैसे क्वेश्चन काफी होने चाहिए आपके दिनेश जी, ऐसे जल्दी जल्दी ओके मत करो, बहुत चीजें हैं, आपने बहुत वर्किंग, आपके एनजीओ एक्चुअल में वर्किंग भी है, और वर्किंग होती है तो काफी इश्यूज भी आते हैं। तो आप कुछ पूछ सकते हो, थोड़ा सा आप याद करो तो अपने एनजीओ में कैसे क्या वर्किंग होता है आपके। इशू ये आया था ना, जो पहले नोटिस आया हुआ है, पहले हमारा एटीजी और वो नहीं था, उससे पहले का हमने इनकम टैक्स में रिबेट ले ली थी, उसके हिसाब से हाँ उसका वो तो नोटिस आया हुआ दिक्कत, अभी। वो तो वो तो वो तो गलत है सर। मैं आपको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। हाँ, आपका नहीं तो क्वेश्चन अब रिप्लाई वो सॉर्ट उसका आउट नहीं हुआ। वो तो शॉर्ट आउट, हमें देखो नॉर्मली हमें उस पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा जो कि हमने एग्जाम्पशन ले ली है, और वी हैव टू पे ऑन ग्रोस रिसिप्ट टोटल, क्योंकि हमने उसको देखो, देयर इज 2 टाइप ऑफ फॉर्म, वन इज फॉर्म 5, वन इज फॉर्म 7। वन इज फॉर्म 5 इज फॉर बिजनेसमैन, 7 इज फॉर एनजीओ। एनजीओ में भी 2 तरीके का, एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड। अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आपको अप्लाई एप्लीकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा और आपको यूटिलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको तो मार्जिन 30% पे सीधा ग्रोस रिसिप्ट पे टैक्स लग जाएगा। तो तो इसलिए ये रूल क्या है? ट्रस्ट हो और या सोसाइटी हो या ये कंपनी हो सेक्टर सर 8 के अंदर, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो समझना मेरी बात को। मैंने एक तो वर्ड सेम जो मैं अप्लाई आपको होता है? हाँ जी इन तीनों में सेम अप्लाई होता है क्या? सर, चाहे ग्रुप देखो कंपनी देखो हो? मैं बताऊँ देखो, मैं बात कर रहा हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ मैं बात कर रहा हूँ ट्रस्ट। हाँ अब आपकी सोसाइटी काम करती है, सोसाइटी एग्जांपल आपने एक स्कूल बनाया हाँ सोसाइटी के एंगल से। हाँ उस देयर इज 2 थिंग, वन इज चैरिटेबल और रिलीजियस, दैट इज हाँ। कवर इन ट्रस्ट। एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ट्रस्ट, उसमें सब कवर है, चैरिटेबल और रिलीजियस। ठीक है। चाहे वो आप सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, चाहे सोसाइटी बनाओ, चाहे ट्रस्ट बनाओ। बट उसके लिए मैं एक चीज बताऊं आपको, जैसे उसको कम से कम जो पैन कार्ड अप्लाई करना हो वो हमेशा ट्रस्ट का अप्लाई करें। और उसके अच्छा पैन कार्ड को चेक करने का तरीका ये होता है कि 4th कैरेक्टर हमेशा टी होता है। अच्छा। पैन कार्ड का 4th नहीं तो कैरेक्टर
जो अपनी ये कंपनी बनी है सेक्शन 8 के अंदर, हाँ जी, हाँ ये जी। भी ट्रस्ट के अंदर ही अप्लाई होगा इसका पैन कार्ड भी? इसका पैन कार्ड क्या होता है कि एक इश्यूज ये रहता है कि एमसीए जब भी कंपनियां बनती है तो ऑटोमेटिक आपका पैन नंबर इशू कर देती है, हाँ, तो उसको हम चेंज करवा सकते हैं और हम चेंज करवाएंगे उसको। डिजिटल वे अप्लाई कराएंगे ना जब हम उसको चेंज करवाएंगे। तो करवाई दो फिर। हाँ बिल्कुल सर। और कोई क्वेरी आपकी गिरीश जी? सर वो बीच में डिस्कनेक्ट वो रहा था, आप जो प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल दे रहे थे ना कि खरीद के दे रहा हूँ। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जस्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि यार जब भी कोई डोनेशन दिया जाता है तो डोनर पे डिपेंड करता है कि डोनर उसको क्या कैसे कहाँ से अपने कितना कैश पक्के नहीं, में दे रहे आपने हैं। उसमें 5 लाख 45 लाख वो चीज तो मुझे समझ में आ गई थी। हाँ मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये, दोबारा मेरा वही क्वेश्चन है कि किसी ने हमें प्रॉपर्टी दी और आपने कहा था कि उसकी फाइनेंशियल वैल्यू को हम वहां शो करेंगे, बिल्कुल। और आपका सेकंड एग्जांपल जो था वो ये है कि 5 और 45 वाला, यानी कि अगर हम अपने तरफ से उसकी फाइनेंशियल वैल्यू लगा के हमने वो दिखा दी और उसकी एक्चुअल वैल्यू उसने कुछ और दे रखी है कि मैंने तो डोनेशन ये दी थी या नहीं नहीं, आपको अमाउंट मैं ये आपको ये दिया तो था। बता रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल मैं वही दोनों आपको मैच कर देता हूँ दोनों चीजें। पहली चीज, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरे फादर से आई है, मेरे कहीं से आई है, मुझे मेरे को उसकी वैल्यू नहीं पता, मैंने आपको डोनेट कर दी। जो मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, मेरे मेरे पास थी, जी। मेरे नाम पे थी, मैंने आपको दे दी, मुझे हाँ वैल्यू नहीं जी। पता। अब आपको जी अपनी जी। बुक्स में दिखाना पड़ेगा, तो उसको एफएमवी आपको काउंट करनी पड़ेगी फॉर दिस एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल, अब मुझे प्रॉपर्टी देनी है आपको, तो मुझे पोस्ट पे करनी पड़ेगी मार्केट में। जब मैं पोस्ट, देखो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू इज रजिस्टर्ड वैल्यू, और जब आप अपने नाम पे एनजीओ को ट्रांसफर करोगे तब तब वो होगी, क्या बोलते हैं, आपकी स्टैंप वैल्यू पे होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जिस वैल्यू पे स्टैंप वैल्यू दैट इज एक्चुअल वैल्यू। तो कई केस में तो हम पावर ऑफ टर्नी बना रहे हैं, कई केस में वो बिल्कुल ट्रांसफर हो रही देखो है। आपका पहला क्वेश्चन रिप्लाई हो गया हाँ या हाँ नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं दूसरा बिल्कुल हो केस गया लेके जी। आता हूँ। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपका कह रहे कि अब भाई साहब आप कह रहे हो कि उस केस में ऐसा केस लेके आओ सर जहाँ पे रजिस्ट्री होती नहीं है। ये हाँ क्वेश्चन है ना आपका? हाँ जी। हाँ जी। इस केस में जो पावर टर्नी थी, आप पावर हाँ टर्नी जी। ट्रांसफर कर रहे हो, आप समझना। हाँ जी। मैं आपको जी। स्टार्टिंग में बता रहा था कि जैसे एग्जांपल जो गिरीश जी ने एग्जांपल दिया कि मेरे मॉल में मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसकी रजिस्ट्री होती नहीं है। हाँ सर जी। वहां पे एक एग्रीमेंट होता है, वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट हम्म, होता है। अब रजिस्ट्री एक टाइम पीरियड के बाद होती है, हम्म, और नॉर्मली अगर रजिस्ट्री नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, जिसको हम बोलते हैं हम्म, 99 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा है वैसा है, ऐसा है, आप समझना। तो हम्म, कोई भी एक्चुअल ट्रांसफर इज रजिस्ट्री। अब आप कोई नया मोड निकाल देते हो, पावर टर्नी बना के, स्टैम्प पेपर हम्म, बना के, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना के, या कैसे भी बना देते हो, हम्म, आप उसको ट्रांसफर कर हम्म, सकते हो, बट वो रियल हम्म, अथॉरिटी नहीं है। बाद में फाइट हो सकती है उस केस में। अब आपके केस का आपके क्वेश्चन में कि आपने पावर टर्नी पे ट्रांसफर कर दिया, तो सर वो पावर टर्नी पे जी। आपने ट्रांसफर किया है, बट आप आप गवर्नमेंट को आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है जो आपने पावर टर्नी पे ट्रांसफर किया? आपने जब स्टैम्प पेपर बनाए थे, क्या आपने स्टैम्प पेपर उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदे थे? मुकुल जी एक सेकंड में इंटरप्ट करूंगा, ये ना हाँ। कुछ सेकंड में बंद होने वाला है, फिर दोबारा से ना ये बंद हो जाए, दोबारा से उसी लिंक पे आ जाना, हाँ जी, हाँ ज्वाइन जी, कर हाँ जी, लेना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपनी गिरीश रिकॉर्डिंग जी, बंद कर लो। गिरीश जी मेरा अपनी हाँ क्वेश्चन जी। समझे थे आप? मेरे क्वेश्चंस जी जी जी। आपकी मैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दो जी, यहाँ तक सेव हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है।